हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट इन अ स्ट्रेट लाइन ड्यूरिंग द फर्स्ट 14 सेकेंड्स। ठीक है, द एक्सेलरेशन इज़ यूनिफॉर्म एंड द कार रीचेस 25 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द कार? तो इनिशियली वो रेस्ट के ऊपर है, यानी इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 मीटर पर सेकेंड हो गई। ड्यूरिंग फर्स्ट 14 सेकेंड्स ये हमारा टाइम हो गया। एक्सेलरेशन इज़ यूनिफॉर्म एंड द कार रीचेज द स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 25 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ कार। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। A=v-u/t। फाइनल 25 है, इनिशियल 0 है, टाइम इसका 14 है। 25/14 आपने करना है। हम देखते हैं यहाँ पे 25 डिवाइड बाई 14 इज इक्वलेंट टू 1.79 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 1.79 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया इसका आंसर। तो आफ्टर 14 सेकेंड्स द स्पीड ऑफ द कार कंटिन्यूज टू इंक्रीज बट द एक्सेलरेशन डिक्रीजेस। सही है। From 70 seconds to 80 seconds after the start, the car moves at a constant speed of 55 meter per second. ठीक है, ड्रॉ द पॉसिबल स्पीड टाइम ग्राफ। अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। एक रफ सा पहले बनाएंगे स्पीड टाइम ग्राफ, उसके बाद इसको प्लॉट कर लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि स्टार्ट 0 से हुआ था, तो ये 0 आ गया। 14 सेकंड में 25 मीटर पर सेकंड हो गया, तो 14 सेकंड्स के अंदर 25 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट स्पीड इस तरीके से हो जाएगा। आफ्टर 14 सेकंड द स्पीड ऑफ द कार लिखा हुआ है कंटिन्यूज टू इंक्रीज बट द एक्सेलरेशन डिक्रीजेस। एक्सेलरेशन डिक्रीज हो जाएगा। फिर वो बोल रहा है कि एट 70 सेकंड से 80 सेकंड्स तक आपकी स्पीड जो है कांस्टेंट थी। कांस्टेंट की वैल्यू कितनी थी? कांस्टेंट की वैल्यू थी 55, ये लिखी हुई है, और डिक्रीज़ हुई है स्पीड, तो यानी स्पीड इस तरह से बनी होगी। सही है, सॉरी स्पीड नहीं, एक्सेलरेशन डिक्रीज हुई है, तो ग्राफ इस तरह से बना है आपका। तो फर्स्ट 14 सेकंड्स आप मार्क कर लें पहले। ये 10 हो गया, ये 11, 12, 13, 14 हो गया। 25 ये 30 है, ये बीच में 25 आ जाएगा आपका। ठीक है, इसको हम इस तरह से मार्क कर लेते हैं, स्केल ले लेते हैं, स्केल इजी हो जाता है। तो हमारे पास जो है 14 सेकंड्स हमें चाहिए। ये 10 हो गया, ये 12 हो गया, ये 14 सेकंड्स हो गया। 14 सेकंड्स बाद हमें 25 सेकंड्स चाहिए ना। 25 जो होगा वो आएगा यहाँ पे, ये पॉइंट आ गया, सॉरी 25 हो गया, और ये कांस्टेंट स्पीड आ गई। ठीक है भाई। उसके बाद उसने बोला कि 55 पे जो है अराउंड 70 to 80 सेकंड, ये 70 सेकंड है, ये 80 सेकंड। 70 सेकंड्स टू 80 सेकंड जो है इसकी वेलोसिटी 55 है। 40, 50 और 55 ये रहा। तो 70 सेकंड्स कहाँ है हमारा? 70 सेकंड्स हमारा ये है, सही है। 70 सेकंड ये है, 80 सेकंड ये है। तो इसके दौरान जो हमारी स्पीड है वो कांस्टेंट रही है, और इस पूरे टाइम में बाकी जितना भी टाइम है वो हमारी एक्सेलरेशन स्पीड बढ़ी है लेकिन एक्सेलरेशन डिक्रीज़ हुई है, यानी इस तरह से होगा। समझ रहे बात को? ये ग्राफ इस तरह से बन जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप ग्राफ बनाओगे ना तो आराम से बना लिया जाता है। एट अ लेटर टाइम द ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक्स टू स्टॉप। ही इज़ वेयरिंग अ सीट बेल्ट एंड slows down in his seat. A bag on a seat next to him slides forward across the seat forward front the car. Using the idea about the forces acting, explain why the driver slows down but the bag slides forward. देखो ड्राइवर ने सीट बेल्ट्स पहनी हुई है, तो सीट बेल्ट्स विल पुश हिम बैकवर्ड्स। ठीक है, डिसअलाउइंग हिम या पुशिंग बैकवर्ड, डिसलरेटिंग हिम। ठीक है, वाइल जो हमारे बराबर में जो सामान रखा हुआ है, जो बैग रखा हुआ है नेक्स्ट टू हिम, द बैग विल मूव फॉरवर्ड
ड्यू टू इनर्शिया। तो ये दोनों बातें आपने लिखनी है, ठीक है। तो हम लिखते हैं इसको, द ड्राइवर सीट बेल्ट applies a backward force decelerating him while bag is has moved forward because of inertia। ये बात आपने लिख दी है, ठीक है। तो फोर्सेस के टर्म्स में आपने बता दिया, समझा दिया भाई कैसे होगा। अच्छा ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12, पास्ट पेपर थ्योरी क्वेश्चंस। A car approaches a set of traffic light. The traffic light change to red at time t equals to 0। ठीक है, अब ठीक है, रेड लाइट देखिए उसने, अब थिंकिंग डिस्टेंस गुजरा है ये वाला, ठीक है, बंदा सोच रहा है। द फिगर 2.1 shows how the speed of the car changes to time। स्पीड टाइम ग्राफ है। स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में आपको पता है कि स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो बराबर होता है एक्सेलरेशन या डीसेलरेशन के, जबकि एरिया जो होता है वो बराबर होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के। अच्छा, ए बोल रहा है द कार स्टार्ट टू स्लो डाउन एट अ शॉर्ट टाइम आफ्टर द कार चेंजेस टू रेड। डिटरमिन द टाइम बिटवीन द लाइट चेंजिंग टू रेड एंड द कार स्टार्टिंग टू स्लो डाउन। यहाँ पे वो रेड हो रही थी और यहाँ पे ये स्लो डाउन होना शुरू हुआ, यानी ये वाला टाइम निकलवा रहा है आपसे। तो आपने क्या करना है, ये टाइम निकालना है। ये टाइम आ रहा है तकरीबन इतना आ रहा है आपका ना, ये वाला। तो ये अराउंड है 1.4 सेकेंड। ये 1.4 सेकेंड टाइम हो गया, लिख लो आप यहाँ पे 1.4 सेकेंड। व्हाट इज़ मेंट बाय द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मीन्स द चेंज, या आपको लिखना चाहिए कांस्टेंट चेंज इन वेलोसिटी फॉर अ कांस्टेंट चेंज ऑफ टाइम इंटरवल। अब इंटरवल के स्पेलिंग, टाइम की 2 दफ़ा लिख लिया, इंटरवल आना चाहिए। अच्छा, अब एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ही लिखी है मैंने, सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम, ठीक है, वही एक्सेलरेशन वाली है। लेकिन चूंकि इसने यूनिफॉर्म का वर्ड इस्तेमाल किया है तो कांस्टेंट का वर्ड लगा दिया, और नॉन यूनिफॉर्म होता तो आप बोलते हैं कि नॉट कांस्टेंट या नॉन कांस्टेंट चेंज इन वेलोसिटी फॉर अ नॉन कांस्टेंट चेंज ऑफ टाइम इंटरवल, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। स्टेट हाउ 4.1 शो द डिसेलेरेशन ऑफ अ कार between 2 seconds and 7 seconds is non-uniform। 2 सेकेंड के ऊपर और 7 सेकेंड तक नॉन यूनिफॉर्म क्यों है? क्योंकि इसका ग्रेडियंट सेम नहीं है, ग्रेडियंट चेंज हो रहा है, सिंपल सी बात है। तो आप लिख दोगे द ग्रेडियंट, स्लोप भी लिख सकते हो, स्लोप ऑफ द ग्राफ इज चेंजिंग which shows that the deceleration of the car is non-uniform। सही है। Determine the distance the car travel from the moment the car starts to slow down until it stops। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, यानी ये आपने पूरा ये वाला निकालना है। तो ये भाई ये पूरा आपने डिस्टेंस निकालना है। अब मैं डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर रहा है, क्योंकि डिस्टेंस जो कैलकुलेशन है वो मैंने एमसीक्यूज़ में इतनी दफ़ा आप लोग को सिखा दिया है, और इससे पहले के क्वेश्चंस में भी डिस्टेंस की कैलकुलेशन सिखा दी है, तो बार बार उसको करना मुनासिब नहीं है। उन लोगों के लिए जिनको नहीं शायद प्रॉब्लम हो फिर भी, तो उनके लिए ये टिप है कि आप इनको 2 शेप्स के अंदर, 3 शेप्स के अंदर डिवाइड कर लो इस तरीके से। इसे आप शेप नंबर 1 का नाम दे दो, इसको 2 और इसको 3। इन 3 शेप्स का आप डिस्टेंस निकालो, आपस में इनको एड अप करो और आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। वेट अ मोमेंट प्लीज। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 says figure 1.1 shows the thinking distance and the braking distance for a car being driven along a road and along a wet road at the same speed। अच्छा, along a dry road and a wet road। एक ड्राई रोड है और एक वेट रोड है। 18 मीटर आप देख रहे हो, दोनों में थिंकिंग डिस्टेंस सेम है आपका, जबकि ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है ड्राई में कम है और वेट में ज़्यादा है। कैलकुलेट द स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर अ कार ऑन द वेट रोड। स्टॉपिंग डिस्टेंस जो होता है ना बेटा, सम होता है थिंकिंग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस का। तो ये बोला वेट रोड का बता दो, तो भाई 60 + 18 करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 78 मीटर्स। कंप्लीट द सेंटेंस। द थिंकिंग डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार बिटवीन सीइंग अ हैजर्ड एंड स्टॉपिंग या एंड अप्लाइंग द ब्रेक्स आप लिख सकते हैं, एंड अप्लाइंग द ब्रेक्स। ठीक है, ब्रेक अप्लाई करने से, एंड बिफोर अप्लाइंग द ब्रेक, बेसिकली बिफोर अप्लाइंग द ब्रेक ज़्यादा बेहतर वर्ड है। सो जस्ट वाई द थिंकिंग डिस्टेंस इज सेम ऑन बोथ रोड। सो हम यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि बंदा सेम है भाई, एज द human is same, so its reaction time तो सेम होगा ना, reaction time is same। और इसको ज़्यादा reinforce करने के लिए मैं लिख रहा हूँ, and reaction time does not depends on रोड कंडीशन के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता। एक्सप्लेन वाई थिंकिंग डिस्टेंस इज लार्जर दैन व्हेन द रोड इज़ वेट। अब इसके बारे में मैंने 4 पॉइंट बताए थे। अब लार्जर थिंकिंग डिस्टेंस इज लार्जर। नंबर 1, पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था, ऑन अ वेट रोड द फ्रिक्शन इज लेस। जब फ्रिक्शन कम होती है तो द बैकवर्ड फोर्स बिकम्स लेस। तो बैकवर्ड फोर्स क्या हो जाती है, लेस हो जाती है। तीसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था, सो डीसेलरेशन डिक्रीजेस। सो डीसेलरेशन आपकी डिक्रीज़ हो जाती है। और चौथा पॉइंट मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे डिस्टेंस की बात करेगा तो आपने टाइम की बात करनी है। सो इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू स्टॉप। सही है भाई, ये आपने इस तरीके से लिखना है। ये सेफ जोन बता दी मैंने तुम लोगों को, पहले भी डिस्क्राइब करी पिछली वीडियो के अंदर, ये वीडियो के अंदर दोबारा वही वाली बात आ गई। क्वेश्चन नंबर 14, the figure 1.1 shows the part of the speed time graph for an athlete in a race. During the race the acceleration of athlete is uniform in the first 2 seconds. State how the graph shows the acceleration is uniform. Okay, अब स्पीड टाइम ग्राफ है ना, तो स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो बराबर होता है एक्सेलरेशन के। तो चूँकि पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप है, इसे आप बोलोगे एक्सेलरेशन कांस्टेंट यूनिफॉर्म है। द ग्राफ हैव अ पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप विच शोज दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। डिटरमिन द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द एथलीट इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स। पहले 2 सेकेंड के अंदर डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है। ज़ाहिर है एरिया अंडर द ग्राफ निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ है ना, स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया बराबर होता है डिस्टेंस के। तो अगर वो डिस्टेंस निकलवा रहे हैं डायरेक्टली, वो क्या पूछ रहा है, एरिया निकालो। एरिया होता है हाफ टाइम बेस टाइम्स हाइट। हाफ बेस होती है 2, हाइट होती है 9, तो ये टोटल हो जाएगा 9 मीटर्स। फिर आगे बोल रहा है, ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द रेस
फ्रॉम 2 seconds to 5.5 seconds द एक्सेलरेशन ऑफ द एथलीट डिक्रीजेस। सही है भाई, डिक्रीज होगी, यानी 2 सेकंड तक उसकी एक्सेलरेशन रही है, ये रही है 9 मीटर पर सेकंड पर आए 2 सेकंड पे, फिर 5.5 तक एक्सेलरेशन डिक्रीज़ हुई है, और कितनी हुई है फिर सेकंड लाइन में बोल रहा है एट 5.5 सेकंड द एथलीट रीचेज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ 12, यानी 5.5 सेकंड तक की स्पीड क्या हो गई 12, तो एक्सेलरेशन डिक्रीज़ होने का मतलब है इस तरह से हो जाएगी। फ्रॉम 5.5 to 8 सेकंड द एथलीट ट्रेवल्स 12 मीटर पर सेकंड। अब 8 सेकंड तक, 8 सेकंड तक जो है वो 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड, यानी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है यहाँ तक। फ्रॉम 8 to 11, अब यहाँ पे 11 सेकंड्स की जब बात आती है, इट डिसेलरेट्स एंड फिनिशेस द रेस एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। अब 10 मीटर पर सेकंड के ऊपर वो क्या कर रहा है, अपनी रेस को फिनिश कर रहा है। तो यानी आप जो है इस तरह का ग्राफ बनाओगे, ठीक है, ये 10 है और इस तरीके से, यानी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड में, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड पे आएगा। ये इस तरह का ग्राफ बनने वाला है, ठीक है। लेट्स बिगिन देन। अभी 5.5 पे वो 12 मीटर पर सेकंड गया, तो आपने यहाँ पे आ जाना है, स्केल ले लेते हैं ताकि थोड़ी इजी हो जाए। ये 5.5 है, 5.5 पे 12, ये पॉइंट लगेगा, सही है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का ग्राफ बना दो, ठीक है। अच्छा, मैं ये वाला नीचे वाली लाइन हटा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। इसके बाद 5.5 से लेके वो जा रहा है 8 सेकंड्स तक 12, तो 8 सेकंड्स कहाँ हैं, ये रहे 8 सेकंड्स। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 8 सेकंड तक कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन। उसके बाद वो 11 सेकंड के ऊपर जब गया तो उसकी स्पीड थी 10, तो 11 सेकंड ये रहा, और उसकी स्पीड थी तब 10 ये रहा 10, ठीक है। तो देख रहे हो इस तरह से, ये है स्पीड टाइम ग्राफ। इसका 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा तुम लोगों को इंशाल्लाह, लेकिन आ जाएगा। फिर एक दफ़ा आ जाए ना, फिर मज़ा आता है इसको बनाने में। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 15 बोल रहा है फिगर 1.1 इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप रिप्रेजेंट करता है स्पीड को या वेलोसिटी को, ठीक है भाई। एरिया किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करता। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज द मोशन ऑफ अ स्काई डाइवर from when he jumps until he reaches the terminal velocity. Describe the motion of the skydiver between t0 to t20 seconds. t0 to t20 seconds की बात हो रही है। अच्छा जी, at first जब भी कोई skydiver होता है, the velocity of the skydiver increases, ठीक है, till 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स तक तकरीबन वो इंक्रीज़ होती है, अराउंड 10 सेकेंड्स तक, ठीक है। देन इट्स वेलोसिटी या स्पीड को बोल लें बिकम्स कांस्टेंट रीचिंग टर्मिनल वेलोसिटी which means ज़ीरो एक्सेलरेशन। ये ज़ीरो एक्सेलरेशन वाली बात पता है मैंने क्यों लिखी है, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी का वर्ड तो उसने क्वेश्चन में भी इस्तेमाल किया ना। तो अगर मैं भी ये बात बता रहा हूँ तो मैं कौन सी अनोखी बात कर रहा हूँ, तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, दैट इज़ ज़ीरो एक्सेलरेशन। और मेरे हिसाब से तो यहाँ पे भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। द वेलोसिटी ऑफ स्काई डाइवर इंक्रीजेस या इट accelerates till 10 seconds, then its velocity become constant reaching the terminal velocity, that means zero acceleration. Explained by the motion of skydiver between 0 seconds to 20 seconds in terms of the forces acting on him. समझ में आ रही है बात? अब वो फोर्सेस की बात कर रहा है, यानी ये तो आपने सिंपल उसका मोशन डिस्क्राइब कर रहा है ना। अब वो फोर्सेस के टर्म्स में बताओ।
देखो भाई, जब भी कोई स्काई डाइवर गिरना शुरू करता है ना, तो इनिशियल लेवल के ऊपर जो है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ उसका वेट काम करता है। फिर क्या होता है, जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाती है एयर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, अनटिल क्या होता है कि एयर रेजिस्टेंस जो होती है वो वेट को बैलेंस कर देती है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे भी लिखेंगे। एट फर्स्ट द स्काई डाइवर फॉल्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ वेट। सही है, ऑफ वेट। आगे लिखेंगे एज हिज स्पीड इंक्रीजेस द एयर रेजिस्टेंस also increases. A time comes where air resistance equals या equate weight, and at this point skydiver reaches terminal velocity. समझ में आ रही है बात? Using figure 1.1 determine the terminal velocity of skydiver. Indicate any values used for your calculations. अब टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है भाई, वेलोसिटी निकालनी है, इसका मतलब क्या निकालने को बोल रहा है, स्लोप। तो ये जो पूरा स्ट्रेट लाइन दिख रही है ये तुम्हें क्या दिखा रही है, ये टर्मिनल वेलोसिटी दिखा रही है। कांस्टेंट स्लोप है ना, तो कांस्टेंट स्पीड का मतलब है ये। अब स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, इसका मतलब है वेलोसिटी और स्पीड यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। तो ये आपने इसकी वैल्यू निकालनी है असल में। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए वही आप 2 पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हो अपना, ठीक है, कोई इशू नहीं है। या फिर आप वो काम भी कर सकते हो, ट्रायंगल बना के डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स करके। मैं यहाँ पे एक डिफरेंट तरीका अपना रहा हूँ, यानी 2 पॉइंट्स का इस्तेमाल करके, ताकि जो लोग उसमें कंफर्टेबल हैं तो उसको थोड़ा देख लेंगे वो। मैं एक पॉइंट ये वाला चूज़ कर लेता हूँ और दूसरा पॉइंट ये वाला आई गेस चूज़ कर लेता हूँ, बेहतर है। ये थोड़ा सा इनएप्रोप्रिएट है ऊपर वाला पॉइंट चूज़ करना, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है। ये है 50, 2000, 2100, 2200 और ये है 11,300, 2 पॉइंट आ गए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 50, 2200 और एक है 11, आई गेस 300। स्लोप निकालना है भाइयों, x1 y1 x2 y2। तो स्लोप आपका फॉर्मूला हो जाता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 300 माइनस 2200 अपॉन 11 माइनस 50। ठीक है, इस तरीके से आप कर लोगे। up live on Shock app. Shock तो लगेगा। Download the app now. तो हम शुरू करते हैं। 300 माइनस 2200 अपॉन 11 माइनस 50, दैट इज इक्वलेंट टू 48.72 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये हमारी टर्मिनल वेलोसिटी आ गई। ठीक है, तो 49 भी लिख सकते हो आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 में हमारा ए पार्ट पूरा आप एक्सक्लूड कर दो, ये एनर्जी का पार्ट है। तो बाकी हम क्वेश्चन करते हैं। अ स्मॉल कॉइन ऑफ मास m इज इनिशियली एट रेस्ट। ठीक है, इनिशियल वो रेस्ट के ऊपर है, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है। इट इज़ ड्रॉप फ्रॉम हाइट h है, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है। कॉइन है,
The final velocity has v as it hits the ground. Final velocity v हो जाएगी मीटर पर सेकेंड. ग्रेविटी वो बोल रहा है 10 है. ग्रेविटी आपने लगा ली भाई. एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल जो लेनी है आपने वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है. द कॉइन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग ऑफ हाइट 380 मीटर्स. अब वो 380 मीटर्स है. ठीक है, हाइट बता दी. डिटरमिन द स्पीड ऑफ द कॉइन एज इट हिट द ग्राउंड. स्पीड निकालनी है. अच्छा जी, ये वाला भी नहीं कर पाओगे इसलिए क्योंकि इसके लिए भी हमें कंपैरिजन चाहिए. ये वाला भी छोड़ दो आप क्योंकि वर्क एनर्जी पावर का क्वेश्चन आ गया ये भी. सी देखते हैं. व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल हैवियर कॉइन हिट्स द ग्राउंड एट द सेम स्पीड एज द लाइटर कॉइन व्हेन दे आर बोथ ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट. एक्सप्लेन व्हाई. क्योंकि अगर कॉइन हैवी है या कॉइन लाइटर है, लेट्स से ये मास है 60 kg का और ये मास है 2 kg का. सवाल ये कि इन दोनों की एक्सेलरेशन कितनी है. एक्सेलरेशन लेट्स से 10 न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. तो इनके हिट होने के ये दोनों एक ही टाइम पे हिट होंगे. ये बात थोड़ी सी आपको इस तरह और भी समझ में आ सकती है. मैं आपको इस तरह समझाता हूँ. लेट्स से दो चीज़ें, एक है ट्रक, ठीक है, और एक है कार. ट्रक का जो मास है वो 1000 kg है और कार का जो मास है वो है 2 kg. लेकिन दोनों की जो इनिशियल स्पीड वो 0 है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है दोनों की वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब ये फिनिश लाइन है हमारी. क्वेश्चन ये पैदा होता है कि फिनिश लाइन पे कौन पहुंचेगा. चूँकि एक्सेलरेशन दोनों की सेम है अल्हम्दुलिल्लाह. लेट्स से फर्स्ट सेकंड के ऊपर, सॉरी नॉट फर्स्ट सेकंड, 0 सेकंड के ऊपर इनकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड. पहले सेकंड के ऊपर इनकी वेलोसिटी हो जाएगी 2 मीटर पर सेकंड. तो दोनों की वेलोसिटी 2 मीटर. सेकंड जब दूसरा सेकंड आएगा तब इनकी वेलोसिटी हो जाएगी 4 मीटर पर सेकंड. तो दोनों की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगी. समझ रहे बात को. तो फिनिश लाइन में भी दोनों साथ पहुंचेंगे. तो अगर दो चीज़ें गिर रही हैं और दोनों की एक्सेलरेशन सेम है तो उनके मास से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, हमें उसके मास से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. इसकी एक्सेलरेशन सेम होने की वजह से वो दोनों सेम गिरेंगे. तो हम यहाँ लिखेंगे द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स या कॉइन्स is same due to which they hit the ground at the same time. मैं वो वाली बात इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि उसने ऑलरेडी जो है लिखी हुई है. When air resistance acts, the coin of a different mass do not hit the ground at the same speed. Explain when they are dropped from the same height. Explain why. अब इसमें एयर रेजिस्टेंस वाली बात आ गई ना कि जब हवा आती है तो जो एप्पल है, अगर मिसाल का तो एक फ़ेदर और एक एप्पल की एग्जांपल लेता हूँ. तो फ़ेदर जो है वो हल्के हल्के गिरता है जबकि एप्पल वो तेज़ी से गिर जाता है. क्यों? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस जो होती है वो फ़ेदर पे ज़्यादा अच्छे से काम करती है जबकि एप्पल के ऊपर नहीं कर पाती क्योंकि हैवियर मास है ना. तो आप बोलोगे कि द एयर रेजिस्टेंस एक्ट्स differently on both masses. The lighter mass faces more air resistance while heavier mass faces negligible air resistance. नेग्लिजिबल का मतलब है तकरीबन ना होने के बराबर. तो ये रीज़न है इसका. क्वेश्चन नंबर 17. There is no atmosphere on the moon, and as the astronaut on the moon drops the feather and the hammer from the same height at the same time, they both accelerate downward at the speed acceleration of 1.6 meter per second square. That is the basically acceleration of free fall. They hit the ground at the same time. The weight of the hammer is much larger than that of the feather.
एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ देयर वेट्स एंड मासेस व्हाई देयर एक्सेलरेशंस आर इक्वल। अच्छा, अब वेट और मास, वैसे तो मास वेट इंटेंसिटी का क्वेश्चन आ गया ये। देखो भाई, एक मास छोटा है और एक मास बड़ा है। लेट्स से अगर ये 2 kg का मास है और ये है हमारा 5 kg का मास, तो 2 kg के मास के ऊपर वेट कम होगा, लेस वेट, और 5 kg के मास के ऊपर मोर वेट होगा, ठीक है। लेकिन दोनों की एक्सेलरेशन क्या होगी? दोनों की एक्सेलरेशन सेम रहेगी, क्योंकि दोनों के ऊपर एक्सेलरेशन और फ्री फॉल सेम एक्ट करती है। तो ये पूरी सिचुएशन को वर्ड्स के अंदर डिस्क्राइब करना है हमने। अब इसको किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं? हम इस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं दैट द लेसर मास हैव lesser weight while larger mass have larger weight due to which the acceleration of free fall remains constant, hence they both reaches the ground same time। इस तरीके से आपने डिस्क्राइब करना है 3 मार्क्स के लिए। Both the feather and the hammer is 1.5 take 1.5 second to reach the ground। Calculate the speed। अब ये टाइम बता दिया उन्होंने। इनिशियल स्पीड तो ज़ाहिर है रेस्ट के ऊपर है तो ज़ीरो होगी। स्पीड, फाइनल स्पीड निकालनी है आपने, ठीक है। एक्सेलरेशन चाहिए थी, एक्सेलरेशन आपके पास गिवन है ये रही, तो ये एक्सेलरेशन आ गई 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनिशियल स्पीड 0 मीटर पर सेकंड है। टाइम आपके पास 1.5 सेकंड्स है। इनिशियल स्पीड आपने निकालनी है, तो सिंपल A = V-U/T का फार्मूला लगाएंगे। एक्सेलरेशन 1.6, फाइनल आपको निकालनी है, इनिशियल 0 है, टाइम आपके पास 1.5 है, तो V विल बी इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 1.5। जो भी आपका आंसर आएगा आप यहाँ पे अपना आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर आपने ग्राफ बताना है कि लेट्स से बल्कि मल्टीप्लाई चलो कर लेते हैं, स्प्लिट व्यू करते हैं। लेट्स से मिसाल के तौर पे हमारा जो है ये है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 1.5 दैट इज़ इक्वल टू 2.4 मीटर पर सेकेंड। तो 1.5 सेकेंड में हमारी स्पीड कितनी आ गई? 2.4 मीटर पर सेकेंड। तो हम यहाँ पे सिंपल एक डॉटेड लाइन बना लेते हैं, यहाँ पे भी एक डॉटेड लाइन बना लेते हैं। ये आपकी स्पीड है, चूँकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ना इंक्रीज़ हो रही है ना डिक्रीज़ हो रही है ना चेंज हो रही है, तो इसे हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन बनाएंगे और हमारा ग्राफ इस तरह बन जाएगा। यूजिंग योर स्पीड टाइम ग्राफ डिटरमिन द हाइट। अब हाइट निकालने के लिए सिंपल हाफ स्पीड टाइम ग्राफ आपने बनाया ना ये वाला, तो स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्टेंस के बराबर होता है। तो हाइट निकालनी है, हाइट एक डिस्टेंस है हाफ टाइम्स, तो इसमें आप क्या कर दोगे? हाफ टाइम्स बेस टाइम हाइट कर दोगे। बेस इसके लोगे 1.5, हाइट लोगे 2.4, आंसर डिवाइडेड बाय 2 कर दो सिंपल, दैट इज़ इक्वल टू 1.2 मीटर्स। आपका आंसर आ जाएगा 1.2 मीटर, सही है। तो अब हमारे पास एक आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये आप क्वेश्चन नंबर 18 एटलीस्ट आप ख़ुद से करोगे। मैं इसका आंसर दिखा देता हूँ क्वेश्चन 18 का, क्योंकि ज़ाहिर है क्वेश्चन 18 का आंसर जो है आपके पास नहीं होगा, तो क्रॉस चेक करवाने के लिए मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका आंसर आपके पास मौजूद है। आप इसको यूज़ करके अपना क्वेश्चन नंबर 18 को इंशाल्लाह सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।